और चलिए अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। बताते हैं आपको वो फॉर्मूला जो तय किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वो कितना अचूक है और ये अचूक फॉर्मूला कैसे मुश्किलों का सबब बनता जा रहा है इंडी गठबंधन के लिए, ये आपको बताते हैं। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए, एक एक सीट के मायने बहुत ज्यादा होते हैं लोकसभा चुनावों में। जहां एक सीट का भी समीकरण बिगड़ा तो फिर खेल भी बिगड़ जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं और तभी जब सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्र देते हैं जीत का तो उसके मायने बहुत अलग हो जाते हैं। आपको पता है अभी तक कितने उम्मीदवारों की जो नाम है वो हो चुके हैं अनाउंस। 267 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है बीजेपी की उस लिस्ट में। बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई थी उसमें 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था, दूसरी में 72 नामों का ऐलान किया गया था। कुल मिलाकर 267 जो सीटें हैं उनमें ऐलान हो चुका है। और बहुत अहम है यूपी और बिहार की जो लिस्ट है उसको लेकर के, क्योंकि फॉर्मूला बिहार में तय हो चुका है कि इंडी अपने जो गठबंधन के साथ इंडी किस तरह से वो सीट शेयरिंग फॉर्मूला करेगी। बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी, जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसके बाद एलजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी। ये जो सीईसी की बैठक है इससे पहले ये तमाम चीजें हो चुकी हैं। लेकिन नामों को लेकर के अब जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो आनी बाकी, यानी बची हुई जितनी भी सीटें हैं उसको लेकर जो मंथन है वो बहुत महत्वपूर्ण। और इस मंथन से क्या निकल कर आता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, ये आपको बताएंगे। लेकिन आप चलिए जरा मैं दिखाती हूँ उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें सामने निकल कर आई थी, जो बहुत कुछ कहती हैं, जो बता रही हैं कि कैसे बीजेपी समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, 17 मार्च की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपर्णा यादव को देख रहे हैं। ये आपको पता ही है जो अपर्णा यादव है ये मुलायम सिंह यादव की बहू है, छोटी बहू है। लेकिन ये बातचीत क्या चल रही है, ये बातचीत इसमें क्या कुछ संभावनाएं नजर आती हैं, क्योंकि अपर्णा यादव आप अंदाजा लगाइए अगर चुनावी मैदान में आती हैं तो फिर किसकी लड़ाई हो जाएगी, जेठानी वर्सेस एक देवरानी की लड़ाई हो जाएगी। लेकिन ये देखिए जो तस्वीरें हैं इसके मायने बहुत है। जब से ये मुलाकात हुई है एक तरह से कहें कि सियासी गलियारे में उत्तर प्रदेश में अपर्णा यादव को लेकर के जो सुगबुगाहट है वो और ज्यादा तेज हो चुकी है। और इसीलिए माना जा रहा है जो अपर्णा यादव है वो समाजवादी पार्टी का किला ढहा देंगी। तो ये तस्वीरें अभी आपने देखी है, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है अपर्णा यादव ने जो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है। लेकिन कैसे एक तरह से कहें अपने लिए क्या उन्होंने डिमांड की और बीजेपी उसे पूरा करने वाली, कई वो सवाल है जो इस मुलाकात के बाद चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन अपर्णा यादव के जरिए बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है समझिए। ये मुलाकात कब हुई थी, 17 मार्च को ये मुलाकात हुई थी योगी आदित्यनाथ और अपर्णा यादव के बीच। इसके बाद इसमें क्या है, बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहती है अपर्णा यादव। अपर्णा को मैदान में उतार सकती है बीजेपी, जो सूत्र बता रहे हैं डिंपल के सामने अपर्णा को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो कैसे एक देवरानी वर्सेस जेठानी की लड़ाई नजर आएगी उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी का किला ढहाने की पूरी तैयारी कर चुकी है बीजेपी। मैनपुरी में बहू वर्सेस बहू का दाव चल सकती है बीजेपी, ऐसा माना जा रहा है। तो बीजेपी महासचिव सुनील बंसल से भी मुलाकात की गई थी, किसकी ओर से, अपर्णा यादव उनसे भी मुलाकात कर चुकी है। आपको याद है विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुई थी। और अब कैसे बीजेपी एक नई स्ट्रैटेजी बना रही है समाजवादी पार्टी को झटका देने की। तो ये तस्वीरें नजर आती है उत्तर प्रदेश में जो मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है। 80 का फॉर्मूला जो योगी आदित्यनाथ ने तय किया है उसको कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए समाजवादी पार्टी को एक तरह से झटका देने की कोशिश कर रही है बीजेपी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल इस झटके से बचने के लिए मैदान छोड़कर भाग गए। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी ने यूपी में चुनाव लड़ने से क्यों एक तरह से अपने उस फैसले को किनारे कर लिया, क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहती है। यूपी में आप चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि वो इंडी का प्रचार करेगी, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्रचार करेगी। याद है आपको 2014 में अरविंद केजरीवाल वाराणसी की सीट से चुनाव लड़े थे, प्रधानमंत्री के खिलाफ 2019 में चुनाव लड़े थे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यूपी में अरविंद केजरीवाल को हार का डर सता रहा है इसलिए चुनावी मैदान छोड़ दिया। यूपी में कांग्रेस और एसपी के सहारे क्या आम आदमी पार्टी हो गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनावों में एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं की और समझिए आपकी जमानत जब्त हो गई थी। इनके उम्मीदवारों की यही वजह है कि इस बार चुनावी मैदान ही छोड़ दिया और कोशिश नहीं है आने की। ये एक तरह से इंडिकेशन है कि कैसे उत्तर प्रदेश से डर लगता है क्या अरविंद केजरीवाल। और उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय होने के साथ आज औपचारिक तौर पर उसको लेकर घोषणा भी कर दी गई कि बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जेडीयू कितनी
सीटों पर चुनाव लड़ी है, लेकिन इस बार आप देख रहे हैं बीजेपी ने जेडीयू को खुद से कम सीटें दी है। 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जबकि जेडीयू को 16 सीटें दी गई है। 2019 में दोनों 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन एलजेपी को यानी चिराग पासवान की पार्टी को उन्होंने 5 सीटें दी हैं। इसके अलावा आपको बताते हैं 2 और पार्टीज जो बीजेपी में शामिल हुई थी, एनडीए का एक साथ चुनावी मैदान में है, उसमें हम हैं एचएएम जीतन राम मांझी की, और आप देख रहे हैं इनको 1 सीट दी गई है। तो आरएलएम को दी गई है 1 सीट। लेकिन 2019 में क्या तस्वीर थी? 17-17 का वो फॉर्मूला था जो बीजेपी और जेडीयू में तय हुआ था। उस वक्त एलजेपी को 1 सीट ज्यादा दी गई थी क्योंकि रामविलास पासवान हुआ करते थे, और उस वक्त 5-6 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। 2019 में एनडीए ने 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिली थी, यानी कि इस बार फिर से कैसे साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है, और ये बता रहा है कि कैसे एनडीए मजबूत हो रही है सीट शेयरिंग फॉर्मूले के जरिए। तो मात देने की तैयारी है इंडी को। ये जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला हुआ है, और सबसे अहम है जो बीजेपी की लिस्ट अभी तक सामने आई है, वो बता रही है कि तमाम समीकरणों को कैसे साधा गया है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। 4 जून को 400 पार। 4 जून 400 पार का ये नारा बीजेपी के लिए सिर्फ नारा नहीं है, संकल्प बन चुका है, और इसे पूरा करने के लिए बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर पूरी बिसात भी बिछा ली। 400 में से 120 सीटों में 80 सीटें उत्तर प्रदेश और 40 सीटें बिहार से आती हैं, जो एनडीए के पाले में फिट नजर आ रही हैं। सबसे पहले बिहार का गुणा गणित समझ लीजिए। तो पिछली बार बीजेपी ने जेडीयू को बराबर सीटें दी थी, वहीं इस बार बीजेपी ने जेडीयू को 1 सीट कम दी है। वहीं चिराग पासवान को खुश करने के लिए चाचा पशुपति पारस का पत्ता ही काट दिया। इस बार बीजेपी ने अपने गठबंधन में 2 और दलों जीतन राम मांझी की हाँ और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को जोड़ा है। बिहार में 40 की 40 सीट जीतने का लक्ष्य हमारा है, और पिछले बार हम लोग 3 पार्टियों के अलायंस में 2019 का चुनाव लड़े थे। इस बार 2 और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है। बिहार में बिल्कुल एमिकेबली सारा अलायंस फिक्स हो गया। हमको तो नहीं लगता है कोई दूसरे साइड में कोई फाइनल बात हो पाई है। मुझे बिल्कुल लगता है कि वन वे इलेक्शन है। 40 की 40 सीट जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने निर्णय लिया है, और देश के प्रधानमंत्री जो 400 पार का जो उन्होंने संकल्प हम लोग को दिलवाया है, निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे। एनडीए के सीट बंटवारे में जहां चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली हैं, जबकि चाचा पशुपति पारस को 1 भी सीट नहीं मिली। यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम फ्री हैं। मेरे चाचा जी ही बोलते हैं, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है, और मुझे लगता है कि समय ने आज जस्टिस किया है, न्याय किया है। यूपी और बिहार में मिशन क्लीन स्वीप के लिए बीजेपी छोटे छोटे दलों को लेकर साथ चल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति फैक्टर बहुत मायने रखता है, जिसको देखते हुए बीजेपी ने सीट बंटवारे का बेजोड़ फॉर्मूला तैयार किया। यूपी में बीजेपी खुद 74 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें छोड़ी हैं। इनमें से अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल को 2, इंडी गठबंधन को तोड़कर एनडीए में आए जयंत चौधरी के आरएलडी को 2 सीटें दी हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर की एसबी, एसपी और निषाद पार्टी को 1-1 लोकसभा सीट दी है।